Hello everyone, good morning once again to our YouTube channel. And I know मैंने last week कोई वीडियो नहीं डाली थी because मेरा एग्जाम था, so I was preparing for that. But now we are back again on our YouTube channel और आज again Monday है, तो of course reading comprehension की ही क्लास होगी. This will be your part 4 of reading comprehension. So let's get started. आज थोड़ा नया टॉपिक है reading comprehension का. Let's see how we can do that. Okay, so the topic is vocabulary. Now reading comprehension में सबसे important part play करता है vocabulary. आपको कुछ words के meanings पता होने चाहिए क्योंकि बहुत सारे reading comprehension में questions भी आ जाते हैं. कैसे questions आते हैं देखो इसमें लिखा भी है. क्वेश्चन आते हैं synonyms, antonyms से पूछा हुआ या फिर अंडरस्टैंड करना है उस वर्ड का यूसेज की पैसेज में उस वर्ड का यूसेज किस मीनिंग को दर्शा रहा है या उस वर्ड का क्या मतलब है इस पैसेज के अंदर. ठीक है, एंड आपको फोकस करना है समझने में कि जो पैसेज का थीम है वो क्या है, टोन क्या है पैसेज की, और फिर इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस हमने करे थे ट्राई, उसके बेसिस पे आपने प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की सो दैट आपको वोकैबुलरी के क्वेश्चंस भी ढंग से समझ आए. ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं वोकैबुलरी के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में. इट विल बी लाइक कि कोई एक वर्ड उस पैसेज में हाईलाइटेड होता है, बोल्ड होता है या फिर इटैलिक्स में गिवन होता है. ठीक है, तो वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो बोल्ड में वर्ड लिखा है, जो इटैलिक्स में वर्ड यूज हुआ है, उसका क्या मीनिंग है, या फिर उसका सिनोनिम आपको निकालना होता है, या फिर उस वर्ड का कोई एंटोनिम आपको ऑप्शंस में से चूज करना होता है. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके उसमें आ जाते हैं. अच्छा, दिस इज ओनली अबाउट द वर्ड्स आई एम टेलिंग यू अबाउट द वोकैबुलरी. इसके अलावा वर्ड्स के अलावा वोकैबुलरी में आपके फ्रेजेस भी आते हैं. ठीक है, आपके कोई पैसेज में कोई फ्रेज यूज हुआ होगा तो वो पूछ लेंगे क्वेश्चन में कि इस फ्रेज का मतलब क्या था. तो यू शुड नो कि क्या मतलब होता है. थोड़ा सा वोकैबुलरी पे भी काम करना पड़ेगा. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे. मैं आपको बताऊंगी कि वो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे डील आउट करना चाहिए. ओके, नाउ लेट्स सी कि हाउ वी आर गोइंग टू टैकल द वोकैबुलरी क्वेश्चंस. सबसे पहले आपको उस पैसेज का कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि वो पैसेज किस बारे में है. तो उस वर्ड का मीनिंग भी उसी से रिलेटेड होगा, है ना, रिलेटेड टू द पैसेज ही होगा. उस वोकैबुलरी या उस वर्ड या उस फ्रेज का मतलब रिलेटेड टू द पैसेज ही होना चाहिए. तो आपको पैसेज का कॉन्टेक्स्ट सबसे पहले तो पता होना चाहिए. ठीक है, फिर आपने आइडेंटिफाई करने हैं सिनोनिम और एंटोनिम्स इन द ऑप्शंस. ठीक है, आपने ऑप्शंस में उन एंटोनिम और सिनोनिम्स को आइडेंटिफाई करना है. फिर आपने एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी है. आपने उन वर्ड्स को निकाल देना. लेट्स से कि वर्ड जो था वो हमारा कोई पॉजिटिव वर्ड था. ठीक है, और ऑप्शंस में आपको मे बी लेट्स से कि 2 वर्ड्स ऐसे मिल गए जिनका मतलब जो है वो नेगेटिव सेंस में आ रहा है. अगर आपको उस वर्ड का क्या निकालना है, सिनोनिम बताना है, तो आप ऑफ कोर्स कोई पॉजिटिव वर्ड ही तो ढूंढोगे ना. तो ये जो 2 नेगेटिव वर्ड्स आपको मिले हैं ये आपके एलिमिनेट हो जाएंगे. अगर लेट्स से कि आपको एंटोनिम ढूंढना था, ठीक है, अगर आपको एंटोनिम ढूंढना था तो आपको नेगेटिव वर्ड्स ही चाहिए थे, तो आप इन दोनों ऑप्शंस को, इन दोनों वर्ड्स को कंसिडर करोगे और बाकी के जो ऑप्शंस हैं, अदर ऑप्शंस जो होंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी. ठीक है, so we are going to use this elimination technique and then we have to focus on the inference also कि उस पैसेज में उस वर्ड का क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है, ये भी आपको अपने माइंड में रखना है. जरूरी नहीं है वोकैबुलरी आपको बहुत अच्छे से आती हो, आप 1000 वर्ड्स पढ़ लो और उन्हीं 1000 वर्ड्स में से कोई पैसेज में आ जाए. इट इज ऑल अबाउट लक, बट द थिंग इज वी आर गोइंग टू यूज आवर माइंड ऑल्सो व्हाइल डूइंग द क्वेश्चंस. ठीक है, और वो माइंड कैसे यूज होगा, इन चारों ऑप्शंस को देख के. आपको या तो वोकैबुलरी आती हो या तो आपको वोकैबुलरी आती हो. अगर नहीं आता, उस वर्ड का मीनिंग नहीं आता है, तो फिर हम ये सारे कॉन्टेक्स्ट यूज करेंगे, इन सारी टेक्निक्स को यूज करेंगे. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ऑल ऑफ दीज, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस. जब वोकैबुलरी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, वो हमने आगे की आने वाली वीडियोस में करना है. टुडे क्या है, आज हमारा लॉजिक, हमारा जो मोटिव है इज टू लर्न न्यू वर्ड्स. मोटिव इज टू लर्न न्यू वर्ड्स. ओके, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द मीनिंग्स उन वर्ड्स के जो बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं एग्जाम में, फ्रीक्वेंटली यूज्ड. आज हम उन वर्ड्स को देखने वाले हैं.
Okay, so let's get started with our first vocabulary session ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो आज हम लोग जो है लेटर ए को लेके चल रहे हैं। ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स हैं जो कि फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम्स में आते हैं, आज हम उन वर्ड्स को डील करने वाले हैं। तो टेक आउट योर पेन एंड पेपर और आपने इन वर्ड्स के मीनिंग्स को लिखना है। एक छोटी सी नोटबुक बना लो वर्ड मीनिंग्स की, सो दैट आपको लास्ट में रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना हो। छोटी सी नोटबुक बना लो, उसमें वर्ड्स और मीनिंग्स फटाफट लिखते जाना, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन राइट नाउ। ओके, आवर फर्स्ट वर्ड इज एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई राजा महाराजा है और उसने लेट्स से कि कोई अपना किंगडम बनाया हुआ है, तो वो अपने किंग अपने जो पोस्ट है उसकी थ्रोन है उसको छोड़कर अपनी चला जाए कहीं और। मतलब अगर वो किंग है, ये तो किंग मोनार्की में यूज होता है एब्डिकेट, ठीक है। अगर वो किंग है तो ही इज एब्डिकेटिंग हिज थ्रोन, मतलब उसने अपनी जो गद्दी थी वो छोड़ दी है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। एंड टू फेल टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी और अ ड्यूटी। अगर आप कोई ड्यूटी कर रहे हो और आप वहां से एब्डिकेट हो गए, मतलब आप उस ड्यूटी को छोड़कर भाग गए हो, इसका मतलब ये है, ठीक है। एब्डिकेट के दो मीनिंग्स हो गए, एक मोनार्की के सेंस में है और एक हमारे रेगुलर यूज में यूज होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी आपको मिली थी वो आप छोड़कर भाग गए हो। अच्छा, इसके सिनोनिम्स देख लीजिए। रिजाइन, कोई चीज को रिजाइन कर देना, अपनी ड्यूटी को छोड़ के चले जाना, है ना, रिजाइन कर देना। या रिटायर हो गए हो, जरूरी नहीं है आप भागे हो सकता है आपकी रिटायरमेंट आ गई, आप रिटायर हो गए हो उस चीज से। ये चीज हम लोग क्रिकेट में बहुत यूज देखते हैं कि ये क्रिकेटर रिटायर हो गया है, राइट। सो उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी ड्यूटीज छोड़ दी हैं, वो टीम के लिए नहीं खेलने वाला है। या फिर स्टेप डाउन कर देना, किसी भी पोस्ट से अगर आप स्टेप डाउन कहाँ पे यूज होगा, पीएम वगैरह या प्रेसिडेंट की पोस्ट पे, ये सीएम वगैरह, ठीक है। पॉलिटिकल इश्यूज में हम स्टेप डाउन बोलते हैं कि उसने अपने पीएम की पोस्ट से स्टेप डाउन कर दिया है, ठीक है। डिसओन हो जाना, डिसओन मेजरली फैमिली या मोनार्की वाली सेंस में आता है, ओके। कि इसका मतलब ये हुआ कि जो फैमिली थी उसने अपने बच्चे को डिसओन कर दिया है, ठीक है, उसको घर से निकाल दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज से उसको फ्री कर दिया है। और मोनार्की में भी होता है कि किंग ने अपने बच्चे को डिसोन कर दिया, मतलब अब वो बच्चा किंग नहीं बन पाएगा, वो डिसोन हो चुका है। टर्न डाउन करना, टर्न डाउन में मेजरली टर्न डाउन आप किसी पर्सन को नहीं करते, आप किसी चीज को करते हो, फॉर यूज्ड फॉर थिंग्स, ओके। कि आपने थिंग्स में भी क्या आएगा, प्रपोजल आ जाएगा। यू हैव टर्न डाउन द प्रपोजल। कोई आपके बिजनेस पर्सन ने आपको कोई प्रपोजल दिया था कहीं आपको इन्वेस्ट करने का, बट यू हैव टर्न्ड इट डाउन, मतलब आपने उसे मना कर दिया है एक तरीके से, ठीक है। एंटोनिम हो जाना, मना करना अभी तक था। दूसरा एंटोनिम विल बी टू एक्सेप्ट समथिंग, जो भी आपको दे रहा है आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। आपको किंगशिप की पोस्ट मिली, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, आपने अपनी ड्यूटीज को एक्सेप्ट करके फुलफिल करा, ठीक है। तो एंटोनिम विल बी एक्सेप्ट। नाउ यू कैन राइट इट डाउन, एब्डिकेट, और उसके सिनोनिम एंटोनिम्स लिखना चाहो तो लिख दो, वरना एटलीस्ट मीनिंग तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मीनिंग तो आप लिख ही लो एटलीस्ट। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट इज एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट। कोई भी चीज बिल्कुल ही गंदी है, बिल्कुल ही बेकार है, उसको हम एब्जेक्ट बोलते हैं। सिनोनिम मिजरेबल हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा। इसके मतलब अच्छा, अब इसका एंटोनिम आप पॉजिटिव होगा ना, फिर ये नेगेटिव वर्ड है, अगर एब्जेक्ट इज अ नेगेटिव वर्ड है ना, और एब्डिकेट भी नेगेटिव ही था, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के भाग रहे थे, तो एब्जेक्ट इज ऑल्सो नेगेटिव। तो एंटोनिम जो होगा वो हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव वर्ड्स हो जाएंगे। आप एंटोनिम में लिख सकते हो प्लेजेंट, ठीक है, और फीलिंग गुड, एवरीथिंग क्वाइट प्लेजेंट है, अनप्लेजेंट का प्लेजेंट हो जाएगा, है ना। तो ये दैट विल बी योर एंटोनिम। अच्छा, अब मीनिंग मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। रेंज्ड हम लोग मेजरली पुअर और उन लोगों के जो फिजिकल कंडीशंस हैं, फिजिकल कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं रेंज्ड, ठीक है। और मिजरेबल जो है वो इमोशनल भी हो सकता है,
कि अगर वो इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हो चुका है तो वी कैन से दैट दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी मिजरेबल, मतलब वो बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहा है, बहुत ज्यादा बेकार फील कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शंस, नेक्स्ट वर्ड्स विल बी अब्रेड। अब्रेड का मतलब होता है स्क्रैप और वियर अवे बाय फ्रिक्शन और इरोजन। अब्रेड का मतलब जैसे वी हैव लर्न्ड इरोजन इन ज्योग्राफी, राइट। क्या होता है ज्योग्राफी में कि कोई भी पहाड़ जो है वो इरोड हो रहा होता है विंड्स के थ्रू, वाटर के थ्रू, या कोई भी, तो वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्क्रैप हो रहा है, उसके जो पहाड़ के पत्थर हैं वो धीरे धीरे टूट के गिरे जा रहे हैं। तो अब्रेड का मतलब हो गया टूटना। ठीक है, इसको हिंदी में लिख दो, टूटना। ओके, अब्रेड का मतलब टूटना या वियर अवे हो जाना। अब ये चीज आप अपने कपड़ों के उसमें भी लिख सकते हो कि माय क्लोथ्स आर बीइंग अब्रेडेड नाउ, मतलब मेरे कपड़े इतने ज्यादा पुराने हो गए कि वो पहनने की आदत में भी नहीं बचे, है ना। तो सिनोनिम हो गया वेयर और एंड इरोड, दोनों चीजें वेयर अवे होना चाहिए। एंड इरोड मतलब टूटना, गिरना। वेदरिंग और इरोजन हमने अपना ज्योग्राफी में पढ़ाई है, तो आई थिंक इरोजन का मतलब तो हर ज्योग्राफी पढ़ने वाले यूपीएससी एस्पायरेंट को पता ही होगा, राइट। नेक्स्ट एंटोनिम विल बी रीबिल्ड। अच्छा, अगर कोई चीज टूट रही है तो उसका एंटोनिम तो यही होगा ना कि बनाना, उसे जोड़कर बनाना, तो एंटोनिम विल बी रीबिल्ड। वेरी सिंपल विद दैट। अब्रेड का मतलब टूटना होता है, बस इतना ध्यान रखिए। सिनोनिम एंटोनिम आपको अपने आप समझ आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज अब्रिज्ड। अब्रिज्ड का मतलब होता है अ पीस ऑफ राइटिंग दैट हैज बीन शॉर्टन्ड। अब्रिज्ड मतलब कोई एक पैसेज था, उसको आपने छोटा करके लिख दिया है, मतलब अपनी लैंग्वेज में थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, शॉर्टनिंग हो गया। ठीक है, छोटा करना, राइट। सिनोनिम भी वही होंगे, कंसाइज, शॉर्टन्ड, कंडेंस्ड। इसमें आप लिख सकते हो समरी, है ना। समरी भी तो यही होती है, शॉर्ट करके लिखना किसी चीज को अपने वर्ड्स में, कंसाइज करना, उसको छोटा करना, कंडेंस करना। ये सारे सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट इज एंटोनिम। एंटोनिम मतलब ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज को छोटा कर रहे हो तो एंटोनिम उसका क्या हो जाएगा, लेंथेंड या एक्सपैंडेड। उसको बड़ा करके लिखना, एक्सप्लेन करके लिखना, एक्सपांड करके लिखना। ठीक है, इन अ मोर प्रिसाइज वे। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना। तो अब्रिज्ड का मतलब छोटा करना किसी भी चीज को, और ये मेजरली पीस ऑफ राइटिंग इन्होंने लिखा ही है कि किसी लिखी हुई चीज को आप कम कर रहे हो। ठीक है, ये नहीं होगा कि आपने बिल्डिंग छोटी कर दी या आपने कपड़े छोटे कर दिए, वो चीजों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे राइटिंग की बात हो रही है कि जो भी आपने लिखा था उसको शॉर्ट करके लिखना है। ठीक है, तो सिनोनिम कंसाइज, शॉर्टन, कंडेंस्ड, एंड एंटोनिम विल बी लेंथेंड एंड एक्सपैंडेड। आई होप इट इज क्लियर। अब्रिज्ड वेरी इजी। सिर्फ अगर आप इसका मीनिंग भी लिख दोगे तो आपको सिनोनिम एंटोनिम लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई होप। अच्छा, ये vocab ना, इट्स नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर योर CSAT, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर मेंस आंसर राइटिंग, राइट। मेंस आंसर राइटिंग, बिकॉज इसमें आप इन वोकैबुलरी वर्ड्स को अपने मेन आंसर राइटिंग में यूज करके अपनी राइटिंग को एनहांस कर सकते हो, उसको और अच्छा कर सकते हो, उसको और एक्सप्लेनेटरी कर सकते हो, राइट। ओके, नेक्स्ट इज अबंडेंट। अबंडेंट भी बहुत इजी सिंपल सा वर्ड है, सिंपल वर्ड है। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो चीज है वो आपके लिए सफिशिएंट है, आपके लिए पूरी है। ठीक है, हैविंग लार्ज क्वांटिटीज, आपके पास अबंडेंट अमाउंट ऑफ मनी है। अबंडेंट अमाउंट ऑफ मनी मतलब जितना रिक्वायर्ड है, मोर देन रिक्वायर्ड, उससे ज्यादा है। ठीक है, जितना आपको पैसा चाहिए था आपके पास उससे ज्यादा पैसा है। आई हैव अबंडेंट अमाउंट ऑफ मनी इन माई बैंक। ओके, सो आई कैन बाय व्हाटएवर आई वांट बिकॉज़ आई हैव अबंडेंट अमाउंट ऑफ मनी, राइट। हैविंग लार्ज क्वांटिटीज, अच्छा, इट इज रिलेटेड टू एवरीथिंग। I have abundant amount of food in my house. You can come and have dinner with us. मेरे घर में बहुत सारा खाना है, आप आके हमारे साथ खाना भी खा सकते हो। मतलब abundant का मतलब ज्यादा है, जितना चाहिए उससे ज्यादा है। ओके, synonym will be plentiful, ample and copious. देखिए, अच्छा, इसके ना ये ample और copious ये थोड़े से नए वर्ड्स होंगे आप लोगों के लिए, तो इसके synonym में ये दोनों वर्ड्स भी लिख लेना।
तो एक ही जगह पर आपके 3 वर्ड्स आपको सीख लिया आपने। एम्पल का मतलब भी यही होता है, कोपियस का मतलब भी यही होता है, प्लेंटिफुल का मतलब भी यही होता है। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्कार्स और स्पार्स हो जाएगा। स्कार्स का मतलब होता है कम, हिंदी में लिख दो कम, एंड स्पार्स का मतलब भी कम होता है। ये होता है एरिया के सिनेरियोस में, ठीक है, डेंसिटी के सिनेरियो में। That this city has a sparse population, मतलब इस सिटी में बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत हल्के फुल्के थोड़े बहुत लोग रहते हैं, वरना ये मतलब पॉपुलेटेड एरिया नहीं है। दिस विलेज इज वेरी स्पार्स। ओके, स्कार्स जो होता है ये मेजरली थिंग्स में यूज होता है कि आई हैव अ वेरी स्कार्स अमाउंट ऑफ वाटर, मेरे पास बहुत कम पानी बचा है। ओके, एक्विट, एक्विट का मतलब है टू फ्री समवन फ्रॉम अ क्रिमिनल चार्ज बाय वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी। एक्विट का मतलब है कि आपने किसी पर्सन को जो क्रिमिनल चार्जेस के उसमें रिलेटेड था, मतलब उसके ऊपर एलिगेशंस लगे हुए थे किसी क्रिमिनल चार्ज के, और आपने उससे रिहा कर दिया, उसको फ्री कर दिया। एक्विट आपने पॉल साइंस में सुना होगा, पॉल साइंस में पढ़ा भी होगा। एक्विट कौन कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकते हैं एंड गवर्नर कर सकते हैं अंडर गिवन सम कंडीशंस, है ना। ये हमने अपने पॉल साइंस के कुछ आर्टिकल्स में पढ़ा है एक्विट का मतलब। तो आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर, आपने पढ़ा है तो ऑफकोर्स आपको मतलब भी पता होगा। एक्विट का मतलब आपने उस पर्सन को छोड़ दिया, फ्री कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसमें ना प्रेसिडेंट और गवर्नर के उसमें आता है कि प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकता है, एक्विट कर सकता है और रेमिट कर सकता है और भी काफी सारी चीजें कर सकता है, गवर्नर भी कर सकता है। तो एक्विट का मतलब बिल्कुल छोड़ देना। रेमिट और रेमिशन जो होती हैं उसमें होता है कि क्या कहते हैं, सजा को कम कर दिया या उसको सिंप्लीफाई कर दिया, है ना। कैपिटल पनिशमेंट को कन्वर्ट करके आपने लाइफ प्रिजनमेंट दे दी उसे, तो मतलब ये उसको थोड़ा सा लोअर डाउन कर दी, उसकी जो पनिशमेंट की कंडीशंस थी। तो ये सारी चीजें हमने पॉल साइंस में पढ़ी थी। तो उसी में ही अगर आपको एक्विट का मतलब पता चल जाएगा तो आपको वहां पे भी याद नहीं करना पड़ेगा, है ना। पॉल साइंस में भी पता होगा कि एक्विट का मतलब ये है कि बिल्कुल सजा से फ्री कर देना, उसको जेल से ही बाहर निकाल दिया आपने। रेमिट और रेमिशन में सजा कम कर दी जाती है या उसकी जो कंडीशंस हैं वो कम कर दी जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में एब्सॉल्व, क्लियर एंड एक्सोनरेट, ये इसके सिनोनिम्स हुए। एब्सॉल्व का मतलब भी होता है कि आपने किसी को फ्री कर दिया है किसी भी क्रिमिनल चार्जेस के वर्डिक्ट से। क्लियर का मतलब इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट वाला क्लियर, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर जो चार्जेस थे वो आपने क्या कर दिए हैं, क्लियर कर दिए हैं, उसके चार्जेस आपने हटा दिए हैं, राइट, रिमूव्ड द चार्जेस। तो रिमूव कर दिए तो अब उसकी जो इमेज थी वो क्लियर हो जाएगी, इस सेंस में इस क्लियर को यहाँ पे यूज किया गया। एक्सोनरेट भी एक नया वर्ड है, इसको भी आप लोग लिख लें अपने नोटबुक्स में और याद रख लें कि एक्सोनरेट का मतलब भी एक्विट से रिलेटेड ही होता है। नेक्स्ट इज एंटोनिम, दैट इज कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब सजा दे देना, राइट। कन्विक्शन हो गया है, उस पर्सन को सजा मिल गई है, ठीक है, ही इज प्रूवन गिल्टी। कन्विक्शन, कन्विक्ट कब बनता है वो, जब वो प्रूवन गिल्टी हो जाता है इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, मतलब अब उसे सजा मिलेगी, कोर्ट उसे सजा देने वाला है, अब वो प्रूव हो गया है कि उसने गलती करी थी, ठीक है। तो इसका कन्विक्ट का मतलब ये हो गया। ओके, एक्विट मतलब उसके ऊपर जो चार्जेस लगे थे वो हट गए, और कन्विक्ट मतलब उसके ऊपर जो चार्जेस लगे थे वो प्रूव हो गए हैं, इसलिए एंटोनिम्स हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड एडमेंट। एडमेंट का मतलब सबसे सिंपल है, ये याद रखना, इट मीन्स जिद्दी, ठीक है। हिंदी में जिद्दी को एडमेंट बोलते हैं, इंग्लिश में। रिफ्यूजिंग टू बी परसुएडेड और चेंज वंस माइंड। आपने कितनी भी कोशिश कर ली उस पर्सन को समझाने की कि तुम गलत कर रहे हो, बट दैट पर्सन इज नॉट कंसिडरिंग योर ओपिनियंस, ही इज रिफ्यूजिंग इट, और वो अपने जो उसका माइंड कह रहा है अपने माइंड पे अड़ा हुआ है। तो एडमेंट का मतलब जिद्दी होता है, सिंपल। ओके, इसके सिनोनिम हो गए फर्म, वो फर्म है अपने ओपिनियंस पे, ही इज नॉट गोइंग टू चेंज इट। स्टेडफास्ट है और रेजोल्यूट है, मतलब वो अपने ऊपर अपने ओपिनियंस को चेंज नहीं करने वाला। ही इज वेरी स्टेडफास्ट पर्सन, ही इज नॉट गोइंग टू कम इनटू योर टॉकिंग्स,
ही इज नॉट गोइंग टू टेक अप योर सजेशंस। रेजोल्यूट का मतलब भी सिमिलर हो गया। एंड एंटोनिम इज अनश्योर। ओके, अनश्योर मतलब कि वो खुद ही श्योर नहीं है अपने थॉट प्रोसेसिंग पे, तो कोई और अगर उसे परसुएड करना चाहेगा ही विल गेट परसुएडेड। ठीक है, अनश्योर इसलिए यहाँ पे लिखा गया क्योंकि उसके अपने जो थॉट प्रोसेसिंग है वो खुद ही अनश्योर है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, मुझे ना एक चीज और आप लोग एक काम और करना, यू हैव टू डू वन मोर थिंग। आप इन वर्ड्स को क्या कहते हैं अपने कॉपी में जब लिखोगे ना, तो ट्राई सर्चिंग देम ऑन द इंटरनेट एंड ट्राई लर्निंग मोर सिनोनिम एंड एंटोनिम्स ऑफ बोथ ऑफ ऑल द वर्ड्स दैट आई एम गिविंग यू। ठीक है, आई कैन नॉट राइट एवरीथिंग। अच्छा, यहाँ पे फॉर्म की जगह डिटर्मिन्ड भी लिख सकते हो कि वो पर्सन बहुत डिटर्मिन्ड है, वो नहीं सुनने वाला तुम्हारी, ही इज वेरी डिटर्मिन्ड। ठीक है, अनश्योर की जगह यहाँ पे फ्लेक्सिबल भी लिख सकते हो साथ में कि भाई वो पर्सन फ्लेक्सिबल है, ही इज गोइंग टू एडजस्ट विद द सराउंडिंग्स, वो मान जाएगा जो भी आप बोलोगे, ही इज वेरी फ्लेक्सिबल। और सिनोनिम में स्टबर्न होता है। स्टबर्न हम उन लोगों को ही बोलते हैं जो किसी की नहीं सुनने वाले होते हैं। ठीक है, तो स्टबर्न जिद्दी बच्चे ही होते हैं, बच्चों को लिए ज्यादा यूज करा जाता है वैसे तो ये। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एलिमेंट वर्ड। नाउ नेक्स्ट इज एडिक्वेट। एडिक्वेट तो बहुत सिंपल है। एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट अगेन। अच्छा, अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था सफिशिएंट जैसा, क्या था वो? व्हाट वाज दैट वर्ड? सी, अबंडेंट। अबंडेंट पढ़ा था, मतलब जितना है वो उससे ज्यादा है हमारे पास, अबंडेंट है। ठीक है, जितना चाहिए उससे ज्यादा है। और एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट है, मतलब जितना चाहिए उतना ही है, ज्यादा नहीं है लेकिन जितना चाहिए उतना है। सेटिस्फैक्टरी है, एक्सेप्टेबल है इन क्वांटिटी और क्वालिटी। वी हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड सो वी कैन लिव ऑन इट फॉर अ वीक ऑफ, लाइक जितना हमें आज खाना है उतना एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड हमारे पास ऑलरेडी है, मतलब हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, हमारे पास जितना है उतना काफी है। ओके, सिनोनिम हो गए इनफ, सफिशिएंट एंड एम्पल। देखो एम्पल यहाँ पे भी आ गया, एडिक्वेट और अबंडेंट दोनों के सिनोनिम्स एम्पल बन रहे हैं। सो यू हैव टू बी श्योर, थोड़ा सा लिंक भी करना है दोनों जो भी वर्ड्स आते हैं ना, उनको लिंक अप भी करना है सो दैट यू कैन कीप देम इन योर माइंड इजीली। सिनोनिम इनफ, सफिशिएंट एंड एम्पल। नाउ एंटोनिम में आ गया इनसफिशिएंट और इनएडिक्वेट। आपके पास जितना सामान था वो सफिशिएंट नहीं है, वो उतना एडिक्वेट नहीं है, आपके पास कम है। ठीक है, इसमें स्कार्स पार्स भी लिख सकते हो कि आपके पास जो सामान है वो कम है ना, यहाँ पे भी लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज एग्रेवेट। एग्रेवेट अगर आप वर्ड को देखोगे ना, इसका मतलब आपको वर्ड में ही समझ आ जाएगा। एग्रीवेट जो है वो एलिवेट जैसा लग रहा है किसी को। एलिवेट का मतलब क्या होता है? एलिवेटर होता है ना, जो आपके लिफ्ट्स लगी होती हैं, लिफ्ट्स, उनको एलिवेटर ही तो कहते हैं, एलिवेटर। क्या करती हैं वो लिफ्ट्स? आपको ऊपर लेके जाती हैं, टेक यू अपवर्ड्स, है ना। तो मतलब एलिवेट का मतलब भी क्या है? ऊपर लेके जाना। मतलब क्या है कि अगर कोई चीज बुरी चल रही है तो उसको और बढ़ा देना, उसको और अपलिफ्ट कर देना। मेक अ प्रॉब्लम वर्स और मोर सीरियस टू अनॉय समवन। ठीक है, अगर कोई ऑलरेडी परेशान है तो उसको और परेशान कर देना, उसको और अनॉय कर देना। किसी की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो और एग्रीवेट हो गई है, वो और ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, एग्रीवेट का मतलब ये हो गया। एग्रीवेट और एलिवेट सेम सेम से वर्ड्स हैं। एलिवेट मतलब एलिवेटर, लिफ्ट होती है, लिफ्ट क्या करती है? आपको ऊपर लेके जाती है, राइट। तो किसी भी चीज को ऊपर लेके जाना, किसी भी प्रॉब्लम को और बढ़ाना, ऊपर लेके जाना मतलब और बढ़ाना। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम को और बढ़ाना, ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है एग्रीवेट। ठीक है, किसी भी चीज को और बढ़ाना, नेगेटिव चीज को, उसको एग्रीवेट कह रहे हैं। सिनोनिम में आ जाएगा प्रोवोक करना किसी को। आप किसी को प्रोवोक कर रहे हो कि भैया तू बोल, लड़ मेरे से आके। वो अच्छा खासा शांत बैठा हुआ था बट आपने उस चीज उसको इतनी उंगली करी कि वो परेशान हो गया, वो प्रोवोक हो गया। ठीक है, एंटागोनाइज करना किसी को और, ठीक है, बुरा फील कराना। अगर ऑलरेडी बुरा फील कर रहा था तो एंटागोनाइज करके आपने और उसको वर्स फील करवा दिया है। ठीक है, एंटोनिम्स में हो गया काम और कंसोलिडेट।
अभी दोनों पॉजिटिव वर्ड्स आ गए, ऑफ कोर्स नेगेटिव वर्ड का एंटोनिम पॉजिटिव ही होगा। काम कर देना किसी को, कोई अच्छा वैसा बेचारा रो रहा था या परेशान था तो आपने उसको काम कर दिया, कॉन्सिलिएट कर दिया है, ठीक है, आपने उसको काउंसलिंग दे दी है, यू आर मेकिंग हिम फील बेटर, ठीक है, तो इट इज कमिंग आउट इन अ पॉजिटिव सेंस। नाउ नेक्स्ट इज एलिंग। एलिंग का मतलब होता है कोई जो जिसकी हेल्थ कंडीशंस हैं वो बुरी हालत में है, इट ही और शी इज इन अ पुअर हेल्थ, ही इज एलिंग, ठीक है। सिनोनिम्स में इल हो जाएगा, अनवेल हो जाएगा, देखो दोनों में डबल एल एंड डबल एल। जब हेल्थ की बात आती है तो हेल्थ में जो सिनोनिम्स आ रहे हैं वो आपके डबल एल वाले हैं। और एलिंग वैसे तो सिंगल एल है बट इट इज साउंडिंग मोर, जो एल का जो साउंड है वो ज्यादा प्रोमिनेंट है इसमें भी। तो सिनोनिम विल बी इल एंड अनवेल, वो पर्सन जो है उसकी हालत खराब है, उसकी पुअर हेल्थ है, इसलिए वो इल है या अनवेल है। और सिनोनिम क्या हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऑफ कोर्स, है ना, वेल हो जाएगा, वेल बीइंग, हेल्दी, वेल बीइंग, राइट, आई एम गुड इन अ वेरी गुड प्रॉपर कंडीशन। ओके, नेक्स्ट इज एलिनेटेड। एलिनेटेड, तो एलिनेटेड का मतलब है टू फील आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब अकेला फील करना। एलिनेटेड, एलियन होते हैं, एलियंस आर, हम ऐसा मानते हैं कि एलियंस आर नॉट विद अस, दे आर वेरी फार अवे। तो फार अवे मतलब अगर कोई एक एलियन हमारे आ जाएगा अर्थ पर या कैसे भी, तो वी विल एलिनेट, मतलब दूर रखेंगे हम उसे, है ना। एलियंस आर वेरी फार अवे, है ना, दूर है हमसे बहुत। तो जो भी पर्सन को हम एलियन जैसा फील करवाएं कि भैया तो दूर रहे हमसे, बहुत दूर है, तो उसको, उस पर्सन को कैसा फील होगा, एलिनेटेड फील होगा, अकेला फील होगा, आइसोलेटेड फील होगा, ठीक है। सिनोनिम इज एस्ट्रेंज्ड, आइसोलेटेड एंड सेट अपार्ट, और एंटोनिम में यूनाइटेड हो जाएगा, ठीक है। ओके, सिनोनिम और एंटोनिम तो इजी वर्ड्स थे, आई डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम होगी। इसको एलियन से लिंक करके पढ़ोगे तो याद रहेगा, ठीक है। एलियन बहुत दूर रहते हैं, तो हमने जिसको एलियन बना दिया है उसको भी हम दूर रख रहे हैं। तो दूर रखने से मतलब उसको अकेला रहना पड़ेगा, उसको आइसोलेटेड फील हुआ, उसको अकेला फील होगा। तो एलिनेटेड का मतलब अकेला फील होना, अकेला रहना। ओके, एल्यूड। एल्यूड का मतलब टू हिंट एट और सजेस्ट इनडायरेक्टली। एल्यूड मतलब आपने किसी चीज का हिंट दे दिया किसी को, या किसी को सजेशन दे दिया इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली नहीं बोला कि तुम्हें अच्छा काम करना है या कुछ करना है, बस इनडायरेक्टली बोल दिया कि यार तुम ये जो काम कर रहे थे थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है, तुम्हें और करना चाहिए। इट्स काइंड ऑफ सजेशन, ठीक है, या हिंट दे देना किसी का। अब हिंट मेजरली क्या होता है, हिंट ना उसमें क्वेश्चंस में होता है, या हमें कई बार ऐसा लगता है जब हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें लगता है यार थोड़ा सा कोई हिंट दे देना तो फिर पक्का ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो वो हिंट के बारे में बात कर रहे हैं हम। उसका मतलब उसका एक और जो वर्ड है वो है एल्यूड, कि आपने हिंट दे दिया किसी को, ठीक है। सिनोनिम मतलब इम्प्लाई करना, मेंशन इन पासिंग, एंड एंटोनिम तो डायरेक्ट हो ही जाएगा। इनडायरेक्ट, सजेस्ट इनडायरेक्टली, इम्प्लाई करना किसी चीज को। अच्छा, इम्प्लाई, व्हाट डज इट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, व्हाट डज दिस वर्ड इम्प्लाइज, मतलब ये वर्ड क्या कहना चाह रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहा है। तो इम्प्लाइज का मतलब हमने क्वेश्चंस में तो बहुत सुना है, तो वही एल्यूड का भी मतलब होता है कि क्या मतलब है इस चीज का, क्या इम्प्लाई करना चाह रहे हो तुम, क्या बताना चाह रहे हो, काइंड ऑफ इनडायरेक्टली ही बता दो, समझ तो आनी नाम है। ओके, नेक्स्ट इज अलाय। अलाय का मतलब आपका एक फ्रेंड हो गया, या फिर आपका कोई पर्सन हो गया जो आपका साथ देने वाला है, या कोई कोऑपरेटिव पर्सन है जो आपके साथ रहेगा, पार्टनर, मोर लाइक दैट। अलाइज जो होते हैं वो बिजनेस में भी बहुत होते हैं, बिजनेस अलाइज, मतलब बिजनेस अलाइज का मतलब वो दोनों बिजनेसेस साथ काम करके साथ काम करेंगे, है ना, वर्क टुगेदर। तो अलाइज वो हो गए आपके
जो आपके लिए अच्छा सोचें, जो आपका साथ दें, उनको हम अलाय बोलते हैं। अ स्टेट फॉर्मली, अच्छा ये बिजनेसेस में भी होता है, स्टेट्स में भी होता है, कंट्रीज में भी होता है। मतलब दिस स्टेट इज आर अलाय, लाइक वी कैन से दैट रशिया इज इंडियाज अलाय, क्योंकि रशिया जो है वो हमारा इंडिया का साथ देता है काफी सारी जगहों पे, राइट। एंड पाकिस्तान इज नॉट इंडियाज अलाय, है ना, तो वो दुश्मन है। तो अलाय का मतलब काइंड ऑफ अ फ्रेंड हो गया, ठीक है, अ फॉर्मल फ्रेंड कह सकते हो। फॉर्मल दुनिया में अगर आपका कोई दोस्त है तो वो आपका अलाय होगा। अ स्टेट फॉर्मली कोऑपरेटिंग विद द अनदर स्टेट, कंबाइन और यूनाइट अ रिसोर्स फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों को बेनिफिट हो उस चीज से, उसको आप अलाय बोलते हो, ठीक है। सिनोनिम में अमालगमेट एंड पूल, एंड एंटोनिम विल बी स्प्लिट, स्प्लिट मतलब टूट जाना, और अलाय मतलब साथ में मिलकर काम करना, टू वर्क टुगेदर so that you can mutually benefit each other, right? Ambiguous, ambiguous ना बहुत ग्रे टाइप का टाइप मीनिंग है, मतलब अनक्लियर और वेग, मतलब आप कह नहीं सकते कि वो क्या कहना चाह रहा है। दैट पर्सन और दैट पैराग्राफ इज वेरी एम्बिगुअस, योर आंसर्स वर वेरी एम्बिगुअस, मतलब आपके आंसर्स टू द पॉइंट नहीं थे, आप बहुत इधर उधर की बातें कर रहे थे। दैट पर्सन इज वेरी एम्बिगुअस, पर्सन भी हो सकता है, आपके आंसर्स भी हो सकते हैं, आपकी कॉन्वर्सेशंस भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। एम्बिगुअस का मतलब आपका जो भी आप बोल रहे हो या जो भी चीजें हैं वो जिसके बारे में भी आप एम्बिगुअस का वर्ड यूज कर रहे हो वो चीज क्लियर नहीं है, ठीक है। योर पेंटिंग इज वेरी एम्बिगुअस, आपकी पेंटिंग बहुत अनक्लियर सी है, ठीक है। योर थॉट्स आर वेरी एम्बिगुअस, थॉट्स हो सकते हैं आपके पर्सनालिटी हो सकती है, आपकी कॉन्वर्सेशंस हो सकती है, बहुत सारी चीजें होती हैं एम्बिगुअस, ओके। परप्लेक्सिंग, cryptic and dubious are the synonym. Perplexing is also the same meaning, unclear है, या फिर you are perplexing your thoughts, you are making it like more unclear in your thoughts, आप clear नहीं हो रहे हो, आप you are very perplexed right now, आप बहुत confused लग रहे हो, इसका मतलब ये हो सकता है। perplexing का मतलब confused कह सकते हो आप, कि वो जो पर्सन है वो बहुत perplexed है, मतलब वो पर्सन बहुत confused है, उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या करेगा, वो बहुत अनक्लियर है। क्रिप्टिक तो अनक्लियर होता ही है। क्रिप्टिक का मतलब कोई भी चीज क्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी जो हमने मेरे ख्याल से सीएस के कोई स्टूडेंट्स होंगे तो उन्हें पता होगा, इट्स कोडिंग एंड डीकोडिंग। ये हम लोग मूवीज में भी तो देखते हैं, कौन सी थी वो, राजी थी, है ना, उसमें आलिया भट्ट वाज डिकोडिंग द मैसेजेस एंड सेंडिंग इट बैक टू द इंडिया। तो वो क्या कर रही थी, क्रिप्टिक मैसेजेस को डिकोड करके इंडिया भेज रही थी, कोड करके इंडिया भेज रही थी, सो दैट कोई अगर बीच में पढ़ता भी है तो समझ ना आए कि क्या भेजा है। तो क्रिप्टिक लैंग्वेज वो होती है। क्रिप्टोग्राफी इज वेरी बिग सब्जेक्ट, इवन वी आर हैविंग डिग्री बेस्ड ऑन क्रिप्टोग्राफी। तो और अब तो वैसी भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन बहुत हो गया है, कोडिंग डिकोडिंग बहुत चल रही है। तो क्रिप्टिक इज मींस कि आपने उसको कोड करके दूसरे तरीके से किसी और को भेजा है, सो दैट बाकी लोगों के लिए वो क्या होगा, एम्बिगुअस होगा, उन लोगों के लिए बहुत अनक्लियर होगा, उन लोगों को समझ नहीं आएगा कि क्या आप मैसेज भेज रहे हो, राइट। तो दैट्स वेयर वी आर यूजिंग क्रिप्टिक। एंड डुबियस इज अ पर्सन, ये मेजरली हम लोग पर्सन के लिए यूज करते हैं एडजेक्टिव, दैट पर्सन इज वेरी डुबियस, दैट पर्सन इज वेरी डुबियस का मतलब ये हुआ कि वो पर्सन जो है वो उसके थॉट एंड प्रोसेसिंग जो है वो बहुत कंफ्यूज्ड है, मतलब वो हमेशा कभी क्लियरली सोच ही नहीं पाता है, ठीक है। डुबियस एक पर्सनालिटी ड्रिवन हो जाता है हमेशा, और परप्लेक्सिंग एक सिचुएशन बेस्ड है कि जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में वो पर्सन परप्लेक्स्ड है, वो कंफ्यूज्ड है। और डुबियस हो गया आपकी पर्सनालिटी, आप हमेशा ही कंफ्यूज रहते हो, आप हमेशा ही डुबियस रहते हो, तो वो पर्सन वैसा हो जाएगा, ठीक है। परप्लेक्सिंग और डुबियस का थोड़ा सा डिफरेंस है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। नाउ एंटोनिम्स विल बी अनएम्बिगुअस एंड क्लियर। ऑफ कोर्स ये तो सिंपल है, एंटोनिम्स एम्बिगुअस के आगे अन लगा दो और क्लियर हो गया दूसरा, अनक्लियर का क्लियर, ओके। नेक्स्ट एम्बिवेलेंट, एम्बिवेलेंट हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स और कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज अबाउट समथिंग। एम्बिवेलेंट, अच्छा इसमें ना आपको अगर आपने थोड़ी बहुत वोकैबुलरी का कुछ सीखा होगा, वर्ड फॉर्मेशंस, तो इट इज एम्बी
एक आपका प्रीफिक्स है ये, और इस प्रीफिक्स का मतलब होता है बोथ। एम्बी का मतलब होता है बोथ। तो एम्बी डेक्स्ट्रस या और भी कई सारे वर्ड्स हैं जो एम्बी से शुरू होते हैं। एम्बीवेलेंट का मतलब ये है कि उसके पास बोथ काइंड ऑफ फीलिंग्स हैं, मिक्स्ड फीलिंग्स हैं किसी भी आइडिया के ऊपर। मतलब वो दोनों तरीके से सोच रहा है कि लेट्स से कि अबाउट मैरिज, तो ही इज थिंकिंग अबाउट शुड आई गेट मैरिड और शुड आई नॉट गेट मैरिड, विल इट बी बेनिफिशियल फॉर मी और विल इट नॉट बेनिफिशियल फॉर मी। तो यहाँ पे वो दोनों तरीके से सोच रहा है। ही इज थिंकिंग अबाउट बोथ द आइडियाज, बोथ द थिंग्स, द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव्स। ही इज थिंकिंग अबाउट बोथ। तो वो क्या पर्सन हुआ? वो पर्सन हुआ एम्बिवेलेंट। ही इज थिंकिंग अबाउट बोथ द आइडियाज। वो उसकी पर्सनालिटी नहीं है, इट इज फॉर सम सिचुएशन और सम पीरियड ऑफ टाइम कि वो एम्बिवेलेंट हुआ है। सिनोनिम अनसर्टेन, डाउटफुल एंड इनकॉन्क्लूसिव। अनसर्टेन कि मैं सर्टेन नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है क्लियरली कि मुझे क्या करना है। मैं डाउटफुल हूँ, मैं डाउट में हूँ अभी कि मेरे को क्या करना चाहिए। और इनकॉन्क्लूसिव मतलब मेरे को कंक्लूजन नहीं मिला है अभी तक, ठीक है, देयर इज नो कंक्लूजन इन माइंड। सर्टेन हो गया और अनइक्विवोकल हो गया दूसरा। ओके, दैट आर द एंटोनिम्स। मैं बहुत सर्टेन हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, या मैंने अपना माइंड मेकअप करा हुआ है। आई एम वेरी सर्टेन दैट आई एम गोइंग टू विन दिस टाइम। मैं बहुत अच्छे से मतलब पॉजिटिवली सोच रहा हूँ कि इस बार मुझे प्राइज मिल ही जाएगा। और अनइक्विवोकल का मतलब हो गया कि मैं दोनों साइड नहीं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग अबाउट ओनली वन थिंग। ओके, मिड्स का मतलब हो गया, देखो मिड्स, यहाँ पे मिड आ रहा है बीच में, इसी से आप समझ जाओ कि इसका मतलब क्या है, इन द मिडल ऑफ समथिंग। जो मिड है वो ए और एस टी के बीच में है, इट इज इन अ मिडल ऑफ ए एंड एस टी। ठीक है, सिंपल एज दैट। अब ये वर्ड आई होप सबको याद रहेगा। अमिड्स का मतलब इन अ मिडल ऑफ, मिड जो है वो मिडल में है, किसके? ए और एस टी के। ठीक है, मिड जो है वो मिडल में है याद रख लो, इन द मिडल ऑफ। तो सिनोनिम में आप सेंटर कह सकते हो और एंटोनिम्स में पेरिफेरल या फिर आउट ऑफ कह सकते हो किसी भी चीज के। अच्छा, ये वर्ड जो है इट इज यूज इन सम कंडीशंस, लाइक आई एम in midst of a meeting. You called me amidst of a concert. You called me amidst of a concert. अब इनके मीनिंग क्या हो गए कि मैं मीटिंग के अभी बीच में हूँ और तुमने मुझे कॉन्सर्ट के मिडल में कॉल करा था। ठीक है, आई होप द वर्ड एंड इट्स मीनिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। ओके, नेक्स्ट इज एम्पल, इनफ और मोर देन इनफ। नाउ टेल मी, यहाँ पे एम्पल जो था सिनोनिम आया था दो वर्ड्स में जो अभी हमने थोड़ी देर पहले करे हैं, वो टू वर्ड्स कौन से हैं? ठीक है, गो बैक टू द वीडियो, या फिर अगर आपने कॉपी में लिखा है तो वेरी गुड, आपको उसमें वर्ड्स पता होंगे। यू हैव टू राइट दोज टू वर्ड्स इन द कमेंट सेक्शन, एंड जो भी बच्चा ये कमेंट करेगा आई एम गोइंग टू टेक दैट स्क्रीनशॉट एंड आई विल शो इट टू एवरीवन इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट इंग्लिश क्लास। ओके, so you have to write those two words जिसके सिनोनिम में हमने ये ample word को यूज करा था। सिनोनिम में plentiful हो गया, abundant हो गया, एंटोनिम में insufficient और scarce हो गया है कि आपके पास जो चीज थी वो sufficient नहीं है, scarce है। ample का मतलब वही है जो हमने पहले के दो वर्ड्स में सीखा था कि आपके पास जो चीज है वो आपके लिए sufficient है या फिर sufficient से भी ज्यादा है। You have enough amount of money or you have more than enough about anything. Okay? नेक्स्ट इज एनहिलेट। एनहिलेट का मतलब हो गया आपने किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया है कंप्लीटली, आपने उसको मतलब अच्छे से उस कंडीशन को या उस चीज को अच्छे से डिस्ट्रॉय कर दिया, यू हैव एनहिलेटेड इट। सिनोनिम इज डिस्ट्रॉय, वाइप आउट एंड ऑब्लिटरेट। आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, वाइप आउट कर दिया है, ऑब्लिटरेट कर दिया है। एंटोनिम क्या होगा डिस्ट्रॉय करने का? उल्टा क्या होगा? क्रिएट करना, बिल्ड करना, एस्टैब्लिश करना। ठीक है,
द एंटोनिम एंड सिनोनिम्स आर वेरी सिंपल, और एनिहिलेट का मतलब आपने किसी चीज को अच्छे से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ओके, सिंपल। नेक्स्ट, अपलॉड। अपलॉड मतलब किसी की तारीफ करना, किसी का प्रेज करना, टू शो अप्रूवल और प्रेज बाय क्लैपिंग। आपने अपलॉड करा, क्लैप करके आपने शो करा कि वाओ यू आर डूइंग वेरी ग्रेट। ठीक है। सिनोनिम हो गया अक्लेम या फिर चीयर करना। एंटोनिम विल बी डिसअप्रूव कर देना किसी चीज को, आपने मना कर दिया कि यार मुझे तो पसंद नहीं है ये, राइट। तो अपलॉड इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड एंड अगर आप मेरी वीडियो को अपलोड करोगे, इफ यू गाइज अपलोड माई वीडियोज, आई विल बी वेरी हैप्पी एंड आई विल मेक मोर सच वीडियोज with so much happiness. Okay, so do applaud me in the comment section. Okay, next is audacity. Audacity का मतलब like ये word ना बहुत लड़ाई झगड़ों में बहुत यूज होता है, used in fights very often. Like how did you get this audacity to talk to me like that? मतलब तेरे अंदर हिम्मत कैसे आई मुझे इतना कुछ बोलने की। ठीक है, इस रूड बिहेवियर, रूड और डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर में ऑडेसिटी को यूज करा जाता है कि आपने इतना रूडली या डिसरिस्पेक्टफुली मुझसे कैसे बात करी, उस चीज को आप क्या कह रहे हो, हाँ तुमने ऐसी कैसी ऑडेसिटी दिखा दी मुझे। ठीक है, द विलिंगनेस टू टेक अ बोल्ड रिस्क। अच्छा, ये थोड़ा पॉजिटिव वर्ड है और यहाँ पे नेगेटिव भी हो गया। तो ऑडेसिटी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वे में यूज हो सकता है। अगर आप किसी को बोलना चाह रहे हो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, तो भी आप बोल सकते हो ऑडेसिटी। और फिर आप खुद को भी बोल सकते हो कि यार, या फिर किसी और को भी बोल सकते हो यार लाइक he has that much audacity to work for himself or he has that much audacity to make a film like that. तो ऑडेसिटी मतलब हिम्मत वाली बात हो गई। अब हिम्मत दोनों जगह हो सकती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की लड़ाई झगड़े में, एंड यू कैन से यार इसमें बड़ी हिम्मत है कि ही इज मेकिंग दैट मूवी और ही इज टेकिंग दैट बोल्ड स्टेप। ठीक है, दोनों जगह यूज हो सकता है। तो यू कैन रिप्लेस दिस ऑडेसिटी विद हिम्मत। ओके, सिनोनिम will be impertinence, impudence, insolence and daring. daring आगे ना देखो, हिम्मत, daring and antonym will be politeness. ठीक है, ओके, नेक्स्ट वर्ड। अच्छा, now words are over and there is a very small practice tips for all of you. What you are going to do is how you can make your vocabulary more strong. कैसे कर सकते हो, देखो दो तीन चीजें करनी है आपको। हाउ यू कैन मेक इट मोर स्ट्रॉन्ग इज आपने रीड करना है और एनालाइज करना है पैसेजेस को, अच्छे से उनको रीड करके क्वेश्चंस को आंसर करना है, और आपने अटेंशन पे करनी है कि किस टाइप का वोकैबुलरी आपसे टेस्ट करा जा रहा है। ठीक है, किस टाइप का, सबसे पहले ये देखना है आपको कि वो पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है या किस टाइप का वर्ड है। ठीक है, रिव्यू द कॉमन वर्ड्स। फिर आप जो भी पैसेजेस को एनालाइज कर रहे हो उसमें आप देखो कि कॉमन वर्ड्स कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली सीसैट पूछ रहा है। कॉमन सीसैट वोकैबुलरी वर्ड्स, उनको आपने फैमिलियराइज करना है अपने आप से, और उनके सिनोनिम और एंटोनिम्स को भी पढ़ना है। ठीक है, दोनों की लिस्ट भी पढ़नी है, और फिर प्रैक्टिस करना है अंडर टाइम्ड कंडीशन। आपने एक टाइमर लगाकर अपने पैसेजेस को सॉल्व करना है एंड ट्राई करना है कि वो जो टाइम है वो धीरे धीरे कम होता जाए। आपको ज्यादा से ज्यादा एक पैसेज पढ़ने के लिए 5 मिनट्स लगने चाहिए, और उसके बाद जो 2-3 क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने में आपको 3 to 4 मिनट्स और लगने चाहिए। तो नॉट मोर देन 10 मिनट्स, नॉट मोर देन 10 मिनट्स आपने एक पैसेज को देना है। एक पैसेज को 10 मिनट से ज्यादा नहीं देने हैं। ओके, तो ये सब करो आप, एंड आई विल बी यू विल सी द रिजल्ट्स, यू विल सी योर चेंजेस, यू विल सी योर प्रोग्रेस, एंड अगर आपके अंदर प्रोग्रेस होती है तो हमें जरूर कमेंट में करके आपको बताना है। कमेंट करो और हमें बताओ। ठीक है, ओके, सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे एवरीवन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास में हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो वर्ड्स हैं वो बी वाले पढ़ने स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कि जो बी से शुरू होने वाले हैं। ओके, और नेक्स्ट वेडनेसडे को मैं रीजनिंग की लाऊंगी वीडियो, सो स्टे कनेक्टेड विद अस। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।